दोस्तों, मैं हूं संतोष राठौर और आप देख रहे हैं हिस्ट्री क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के विषय में जानकारी देने जा रहा हूं जो सामान्य परिस्थितियों में पला बड़ा और जिसे अपना जीवन गुजारने के लिए न केवल मजदूरी का सहारा लेना पड़ा, अपितु बाद में सिपाही, सिपाही से नेता, नेता से शासक और शासक से तानाशाह शासक बना। तो आप जानना नहीं चाहेंगे वह व्यक्ति कौन था? जी हाँ दोस्तों, वह था हिटलर, जर्मनी का तानाशाह शासक हिटलर। तो आज हम अपने इस वीडियो में हिटलर के बारे में जानेंगे कि वह कैसे एक मजदूर से तानाशाह शासक तक का सफर तय करता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। साथ ही इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम बात करते हैं हिटलर के जीवन के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर था। इसका जन्म 20 अप्रैल सन 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के एक गांव ब्रूनो एमिन में हुआ था। इनके पिता का नाम एलोइस हिटलर और माता का नाम क्लारा पोलजे था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बोल्कस चले स्कूल में प्राप्त की थी और आरंभ में इनका सपना पादरी बनने का था, किंतु बाद में इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए वास्तुकला को अपना क्षेत्र चुना और उसकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये वियना चले गए। वियना में इन्होंने 2 बार प्रयास किया, किंतु इन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई और इन्हें मजदूरी करने के लिए बाध्य होना पड़ा। यहीं पर इन्होंने यहूदियों के विषय में जानकारी प्राप्त की और उन्हें यह पता चला कि यहूदी स्वार्थपरती लोग हैं और यहूदियों के कारण ही जर्मनी का प्रथम विश्व युद्ध में विनाश हुआ था। इसलिए वह यहूदियों से घृणा करता था। हिटलर के राजनीतिक जीवन की शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, हिटलर ने किस प्रकार वियना से हिटलर म्यूनिख आया और म्यूनिख आने के बाद उसने अपनी राष्ट्रवादी सोच को और अधिक परिपक्व करने का कार्य किया और राष्ट्रवादी सोच को परिपक्व करने के साथ साथ उसने यहाँ पर भी आरंभ में मजदूरी, चित्रकारी और पोस्ट कार्ड बेचकर अपना गुजारा किया। किंतु जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत का समय आया, वह जर्मन सेना की ओर से बवेरिया में सेना में भर्ती हो गया और उसने धुरी राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया, जिसमें 1918 में घायल हो जाने के कारण उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। बाद में जब वह ठीक हुआ तो उसे पता चला कि धुरी राष्ट्रों की पराजय हो गई। उसे जर्मनी की पराजय से बड़ा धक्का पहुंचा। वह इस बात को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं था कि जर्मन लोग कभी पराजित हो सकते हैं। इसके बाद उसने 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी से जुड़कर दल का गठन करने का कार्य किया और इस प्रकार वह 1920 में नाजी दल को गठित करने में सफल रहा और यही नाजी दल बाद में उसकी राजनीति में प्रवेश का प्रमुख सहारा बना। इसी नाजी दल के माध्यम से उसने 1933 में चुनाव जीतकर जर्मनी का चांसलर बनने का रास्ता तय किया। अब हम देखेंगे दोस्तों, हिटलर या नाजी दल के उदय के कारण, यानी ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिन्होंने हिटलर या नाजी दल के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। तो दोस्तों, पहला कारण है प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय। जर्मनी की पराजय हिटलर के उदय का प्रमुख कारण बनी। वह कारण इस प्रकार से बनी क्योंकि जर्मनी को वह पराजित होता हुआ नहीं देख सकता था। वह जर्मनी के इस अपमान का बदला
मित्र राष्ट्रों से लेना चाहता था। जर्मनी पर जो पराजय का धब्बा लगा था वह उसे मिटाना चाहता था और इसी उद्देश्य से उसने जर्मनी में नाजी दल का गठन किया और नाजी दल को वहां सर्वेसर्वा बनाकर उसने सत्ता प्राप्त करने का प्रयास किया, जो हिटलर और नाजी दल के उदय का कारण बना। दूसरा कारण है प्रथम विश्व युद्ध के लिए जर्मनी को दोषी ठहराना। दोस्तों, आप देखेंगे कि हिटलर यह बात कदापि मानने को तैयार नहीं था कि प्रथम विश्व युद्ध के लिए केवल जर्मनी ही दोषी था। उसका मानना था कि वो सारे राष्ट्र दोषी थे जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। इसलिए जब प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात केवल जर्मनी को ही इसके लिए दोषी ठहराया गया, जो हिटलर को बहुत ज़्यादा दुखद अनुभव कराने वाला था। और ऐसी स्थिति में हिटलर ने इस दोषारोपण से मुक्ति के लिए प्रयास करना प्रारंभ कर दिए और इसी उद्देश्य से उसने जर्मनी में नाजी दल का गठन किया और नाजी दल के गठन के माध्यम से उसने जर्मनी की राजनीति में कदम रखने का प्रयास किया, जो हिटलर और नाजी दल के उदय का कारण बना। हिटलर या नाजी दल के उदय में वारसाई की दोषपूर्ण संधि को स्वीकार करने के लिए बाध्य करना भी एक कारण था। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कि जर्मनी या जर्मन लोगों ने कभी भी वारसाई की दोषपूर्ण संधि को स्वीकार नहीं किया था, किंतु मित्र राष्ट्रों के दबाव डालने के कारण और वाइमर गणतंत्र के सदस्यों द्वारा इस पर सहज हस्ताक्षर कर देने के कारण वारसाई की दोषपूर्ण संधि जर्मनी पर लाद दी गई। इस दोषपूर्ण संधि के लाद देने से जर्मनी को ही प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी ठहराया गया और जर्मनी पर प्रथम विश्व युद्ध का हर्जाना थोप दिया गया। साथ ही साथ जर्मनी का निशस्त्रीकरण कर दिया गया, जो जर्मनी के लिए बहुत ही हानिकारक था और हिटलर इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए वह वारसाई की दोषपूर्ण संधि को मिटाना चाहता था और इसी उद्देश्य से उसने नाजी दल का गठन किया और जर्मनी की सत्ता प्राप्त करने का प्रयास किया, जो हिटलर और नाजी दल के उदय का प्रमुख कारण बना। अगला पॉइंट है हिटलर का जेल जाना। जी हाँ दोस्तों, हिटलर या नाजी दल के उदय में एक प्रमुख कारण उसका जेल जाना भी था। उसने सत्ता प्राप्त करने के लिए वाइमर गणतंत्र के विरुद्ध 1923 में विद्रोह किया, जिसके कारण उसे 5 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई, किंतु उसे 9 माह बाद ही छोड़ दिया गया था। इस दौरान उसने मीन कैम्प या मेरा संघर्ष नामक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में उसने जर्मनी का उद्धार करने के लिए रणनीतियां बनाई। उसने आगे भविष्य में जर्मनी कैसा बनेगा, उसके लिए उसे क्या क्या प्रयास करने हैं, किस प्रकार की नीतियां होगी, किस प्रकार नाजी दल के सिद्धांत कार्य करेंगे, इन सारी चीज़ों का विस्तृत ब्यौरा अपनी आत्मकथा मेरे संघर्ष में लिख छोड़ा, जो हिटलर और नाजी दल के लिए प्रचार का प्रमुख साधन बनी और जिसके माध्यम से हिटलर जर्मन जनता में अपने पक्ष में विश्वास मत हासिल करने में सफल रहा। इस प्रकार हिटलर का जेल जाना भी हिटलर के उदय का प्रमुख कारण बना। अगला, वाइमर गणतंत्र की कमजोरियां। जी हाँ दोस्तों, जर्मनी में इस समय तक वाइमर गणतंत्र ही शासन कर रहा था, यानी प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात से लेकर 1932 तक वाइमर गणतंत्र की शासन व्यवस्था थी और वाइमर गणतंत्र इस समय तक जर्मनी में जर्मनी के हित के लिए या जर्मनी के लोगों के हित के लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर पाया था जिससे जर्मन जनता उससे खुश रहती। ऐसी स्थिति में हिटलर ने उसकी कमजोरियों का फायदा उठाया, उसके द्वारा जो गलत कार्य किए गए उसको जनता के सामने उजागर करने का कार्य किया, जिससे हिटलर लोगों के बीच अपनी छवि बनाने में और नाजी दल को उनके मध्य स्थापित करने में सफल रहा, जो हिटलर और नाजी दल के उदय का कारण बना। अगला, आर्थिक मंदी का प्रभाव। जी हाँ दोस्तों, हिटलर और नाजी दल के उदय में आर्थिक मंदी का भी प्रभाव रहा, जो 1929 से
1932 के मध्य हुई। इस आर्थिक मंदी के कारण जर्मनी की आर्थिक स्थिति और ज़्यादा बिगड़ गई, मार्क का भाव और ज़्यादा गिर गया और साथ ही साथ बेरोजगारी, बेकारी, भूखमरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हिटलर ने ऐसी स्थिति में वाइमर गणतंत्र की कमजोरियों को गिनाना प्रारंभ कर दिया। साथ ही साथ उसने यह भी जनता के सामने विश्वास दिलाने का कार्य किया जनता को कि वह जर्मनी का उत्थान करेगा, जर्मनी के लोगों को रोजगार दिलाएगा, जर्मनी कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास करेगा, कारखानों का राष्ट्रीयकरण करेगा, लोगों को नवीन रोजगार दिलाएगा। इन सारी व्यवस्थाओं का एक ढांचा हिटलर जर्मन जनता के समक्ष रखने में सफल रहा, जिससे जर्मन जनता ने उसे सहर्ष अपना नेता स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार हिटलर और नाजी दल के उदय में आर्थिक मंदी भी सहायक रही। अगला है हिटलर की यहूदी विरोधी नीति। जी हाँ दोस्तों, हिटलर यह भली भांति जानता था कि यहूदी लोग स्वार्थी है और स्वार्थी होने के साथ साथ वे केवल अपने हित की बात करते हैं, जर्मन जनता के हित की बात नहीं करते। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि हिटलर ने यहूदी विरोधी इस भावना को और तेज गति देने का कार्य किया। हिटलर यह भी जानता था कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो वारसाई की संधि हुई और प्रथम विश्व युद्ध में पराजय का प्रमुख कारण यहूदी ही थे, इसलिए वह यहूदियों से घृणा करता था और उसने अपने प्रचार के एजेंडे में यहूदियों को देश से बाहर निकालने का निर्णय लेने की बात भी की, जिसे जनता ने सहर्ष से स्वीकार कर लिया, जो हिटलर और नाजी दल के उदय का प्रमुख कारण बना। अगला पॉइंट है हिटलर का व्यक्तित्व। जी हाँ दोस्तों, हिटलर और नाजी दल के उदय में हिटलर के व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण योगदान था। वह एक चमत्कारी व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति था। उसने अपने भाषणों के द्वारा, अपनी वक्तृत्व शैली के माध्यम से जर्मनी की जनता को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहा। वह अपने भाषणों और अपने कार्यशैली के माध्यम से जर्मनी की जनता का दिल जीतने में और उनका नेता बनने में सफल रहा, जिसके कारण हिटलर और नाजी दल का जर्मनी में उदय हुआ। अंतिम कारण है हिटलर या नाजी दल के उदय का विरोधी दलों की दुर्बलताएं। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण जर्मनी में अनेक दल थे, किंतु उन दलों की अपनी आपसी रंजिश, आपसी मनमुटाव के कारण एकता का अभाव था, जो हिटलर के नाजी दल का मुकाबला करने में सफल नहीं थे। ऐसी स्थिति में हिटलर ने इन विरोधी दलों की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए नाजी दल को जर्मनी में सर्वेसर्वा बना दिया, जिससे नाजी दल और हिटलर जर्मनी की जनता में छा गए। इस प्रकार हिटलर और नाजी दल के उदय में विरोधी दलों की दुर्बलताएं भी सहायक सिद्ध हुई, जिससे हिटलर और नाजी दल का उदय हुआ। अब बात आती है हिटलर के कार्य। जी हाँ दोस्तों, हिटलर के शासक बनने के बाद हिटलर ने जर्मनी में क्या क्या कार्य किया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिटलर ने 1933 में चुनाव में सफलता प्राप्त करके चांसलर बनने का कार्य किया। चांसलर बनने के एक वर्ष पश्चात ही जर्मनी के राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु हो जाने के पश्चात उसने राष्ट्रपति के पद को भी अपने अधीन कर लिया और इस प्रकार वह जर्मनी का सर्वेसर्वा या एक तंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना करने वाला एक तानाशाह शासक बन गया। इस प्रकार हिटलर, आप देखेंगे 1923 के पश्चात से लेकर 1932 तक लगातार जर्मनी में अपने नाजी दल को और अपने भाषणों के माध्यम से जर्मनी के उत्थान की बात को जनता के सामने रखने में सफल रहा और इस प्रकार वह जर्मनी का चांसलर बना। चांसलर से फिर वह तानाशाह शासक बन गया और तानाशाह शासक बनने के बाद उसने जर्मनी में एक तंत्रात्मक शासन व्यवस्था की आधारशिला डाल दी।
इस प्रकार वह एक नई शासन व्यवस्था को स्थापित करने में जर्मनी में सफल रहा। दूसरा प्रमुख कार्य, एक दल और एक नेता में विश्वास। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे हिटलर ने सत्ता में आने के बाद सारे विरोधी दलों को समाप्त करने का निर्णय लिया और एक एक करके उसने यहूदियों को और वाइमर गणतंत्र को भी समाप्त करने का निर्णय लिया। साथ ही साथ जो साम्यवादी दल थे उन्हें भी समाप्त कर दिया। इस प्रकार धीरे धीरे हिटलर और उसका नाजी दल जर्मनी में प्रसिद्ध हो गया और एक ही दल पूरे शासन सत्ता पर अधिकार करने वाला बन गया। साथ ही साथ उसका एक ही नेता था और वह हिटलर था। हिटलर ने पूरे जर्मनी में इस बात को फैलाने में सफलता प्राप्त की कि उसका दल ही सर्वे सर्वा दल है और वही उसका एकमात्र शासक है और उसकी आज्ञा ही पूरे देश के लिए कानून है। जो उसका विरोध करेगा उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इस प्रकार हिटलर ने नाजी दल के माध्यम से एक दल और एक नेता में विश्वास की भावना को जर्मन लोगों में भरने का कार्य किया। अगला कार्य, विरोधी तत्वों का उन्मूलन। जी हाँ दोस्तों, हिटलर ने सत्ता प्राप्त करने के बाद सर्व प्रमुख जो कार्य किया, जो उसकी सत्ता के मार्ग में रोड़े थे या बाधक तत्व थे, उन सभी को हटाना प्रारंभ कर दिया। उसने उन सभी को हटाना प्रारंभ कर दिया जो उसका विरोध करते थे, चाहे उसमें यहूदी हो, चाहे उसमें कम्युनिस्ट हो, चाहे उसमें अन्य दलों के सदस्य हों या वे लोग हों जो उससे नफरत करते थे। उसने सभी को एक एक करके मौत के घाट उतारना प्रारंभ कर दिया और इस प्रकार उसने 1933 से लेकर 1945 तक जर्मनी के लिए एक दल और एक शासन की व्यवस्था को स्थापित कर दिया और सारे विरोधियों को खामोश कर दिया। अगला हिटलर का जो कार्य है वह आर्थिक नीति में है। हिटलर ने जैसा कि अपने दल के कार्यों की रूपरेखा में पहले ही बताया था कि वह जर्मनी के उत्थान के लिए कार्य करेगा, तो दोस्तों आप देखेंगे कि वह जब शासक बना तो शासक बनने के बाद उसने बेरोजगारी को दूर करने के लिए अनेक नवीन कारखानों की स्थापना करने का कार्य किया, रोजगार का सृजन करने का कार्य किया, कारखानों का राष्ट्रीयकरण करने का कार्य किया, साथ ही साथ कृषि को स्थायी पेशा बनाने का कार्य किया, कृषि की खरीद फरोख्त को रोकने का कार्य किया, कृषि में अनेक तकनीकी सुधार कार्य करने का कार्य किया जिससे कृषि की पैदावार को बढ़ाया जा सके, कृषि को उन्नत बनाया जा सके। इस प्रकार उसने धीरे धीरे जर्मनी में आर्थिक सुधारों को गति देना प्रारंभ किया जिससे जर्मनी विकास के मार्ग पर चल पड़ा, जिससे लोगों का वह विश्वास हासिल करने में भी सफल रहा। इस प्रकार हिटलर ने आर्थिक सुधार को नया रूप देने का कार्य किया और जर्मनी के उत्थान की नींव रखी। अगला, शिक्षा पद्धति में परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, हिटलर ने शिक्षा पद्धति में भी अनेक परिवर्तन किए और इस परिवर्तन में उसका सहायक रहा गोबेल्स, जो उसका प्रचार मंत्री था और इस शिक्षा पद्धति के माध्यम से वह जर्मन संस्कृति को विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति बताने में सफल रहा। जर्मन लोगों के लिए उसने शिक्षा के द्वार खोले, साथ ही यहूदियों को पदों से मुक्त कर दिया। अब शिक्षकों से लेकर कॉलेज के प्राध्यापकों, प्रोफेसरों की नियुक्ति का सारा जिम्मा हिटलर ने स्वयं ले लिया और हिटलर ने जर्मन नस्ल को सर्वश्रेष्ठ नस्ल बताना प्रारंभ कर दिया और उसे शुद्ध रक्त का बताते हुए पूरे विश्व पर शासन करने का उसे ही अधिकार है, यह बताने का कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करके उसने राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखा। राष्ट्र के लिए प्रत्येक नागरिक को अपना सर्वस्व अर्पण करने की भावना को वहाँ के साहित्य में सम्मिलित करने का कार्य किया। इस प्रकार हिटलर ने शासक बनने के बाद वहाँ की शिक्षा पद्धति में भी अनेक परिवर्तन कर दिए। अब बात आती है सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, हिटलर ने सैन्य व्यवस्था में भी परिवर्तन किया। उसने, आप देखोगे कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जिस प्रकार जर्मनी का निशस्त्रीकरण कर दिया गया था, अब उसने जर्मनी का
पुनः शस्त्रीकरण करने का निर्णय लिया और तीनों सेनाओं में वृद्धि करना प्रारंभ कर दी। उसने सैन्य व्यवस्था में प्रत्येक जर्मन नागरिक को सेना में सम्मिलित करने का निर्णय लिया कि हर परिवार से कम एक सदस्य जर्मन सेना में भर्ती हो। उसने इस बात पर भी ध्यान दिया कि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय सेना में अन्य संगठनों, अन्य जातियों के लोगों को लेने के कारण हुआ था। इसलिए उसने केवल जर्मन लोगों को ही सेना में भर्ती करने का निर्णय लिया। जो शुद्ध रक्त के थे, जो आर्य थे, उन्हें ही उसने अपनी सेना में भर्ती किया और इस प्रकार तीनों सेनाओं को उसने सशस्त्रीकरण करना प्रारंभ कर दिया। अगला हिटलर का कार्य था उपयोगितावादी राष्ट्र की स्थापना। उपयोगितावादी राष्ट्र की स्थापना से तात्पर्य एक दल और एक नेता में विश्वास से था। इस प्रकार हिटलर जर्मनी में एक नेता और एक दल का शासन स्थापित करने में सफल रहा, जो जर्मनी के हित के लिए कानून बनाएगा, जो जर्मनी के हित के लिए कार्य करेगा और जर्मनी उसके लिए सर्वे सर्वा है और जर्मन लोगों को पूरे विश्व पर शासन करने का अधिकार है और इन्हीं उद्देश्यों को वह उपयोगितावादी राष्ट्र में सम्मिलित करने में सफल रहा। इस प्रकार हिटलर ने शासक बनने के बाद ये सारे कार्य किए। द्वितीय विश्व युद्ध को शुरू करने में हिटलर की भूमिका। आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध को शुरू करने में हिटलर का क्या योगदान था। तो आप देखेंगे हिटलर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था कि हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध को शुरू करने के लिए अनेक ऐसे कार्य किए जिससे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हिटलर के कारण हुई, ऐसा माना जाता है। जिसमें प्रमुख है 1933 में राष्ट्रसंघ का परित्याग। जी हाँ दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात राष्ट्रसंघ का गठन इसलिए किया गया था कि विश्व में दोबारा ऐसा युद्ध न हो और विश्व में शांति और सुव्यवस्था बनी रहे। किंतु हिटलर ने इस समय तक यह जान लिया था कि राष्ट्रसंघ केवल मित्र राष्ट्रों का कठपुतली मात्र है और ऐसी स्थिति में उसे राष्ट्रसंघ की आवश्यकता नहीं है, राष्ट्रसंघ उसके हित में नहीं है। इसलिए उसने राष्ट्रसंघ का परित्याग कर दिया और राष्ट्रसंघ द्वारा जो उसका निशस्त्रीकरण किया गया था, जो उसके उपनिवेश छीन लिए गए थे, अब उसने वो सारे नीति नियमों को पुनः लागू करने का कार्य कर दिया। इस प्रकार उसने राष्ट्रसंघ की धज्जियां उड़ाना प्रारंभ कर दी, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध की भूमिका तय हुई। दूसरा प्रमुख कारण बृहद जर्मनी का निर्माण। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी से उसके उपनिवेश छीन लिए गए थे। अब ऐसी स्थिति में जब हिटलर जर्मनी का चांसलर या तानाशाह शासक बन गया, तब उसने बृहद जर्मनी का निर्माण करना पुनः प्रारंभ कर दिया और इसी उद्देश्य से उसने उन सारे राष्ट्रों को जर्मनी में मिलाने का कार्य किया जहां जर्मन लोग रहते थे, जिसमें पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और अन्य राष्ट्र सम्मिलित थे, जिसको उसने अपने साम्राज्य में मिलाने का निर्णय लिया, जिसका पहला शिकार ऑस्ट्रिया बना। इस प्रकार जर्मनी का बृहद निर्माण करने का कार्य द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना, क्योंकि इसके कारण आप देखेंगे जर्मनी ने जब बृहद साम्राज्य के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया और इसी उद्देश्य से पोलैंड को अपने अधिकार में करने का कार्य किया, यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। इस प्रकार हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध को शुरू करने में अहम भूमिका निभाने वाला बना। तीसरा, जर्मनी का पूर्ण सशस्त्रीकरण। जी हाँ दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में पराजित होने के बाद जर्मनी पर निशस्त्रीकरण थोप दिया गया था, जबकि मित्र राष्ट्र अपनी सेनाओं की वृद्धि कर रहे थे। ऐसी स्थिति में हिटलर इस चीज का विरोध करता है कि जर्मनी पर ही निशस्त्रीकरण क्यों हो। इसलिए उसने राष्ट्रसंघ की इस धारा का उल्लंघन करते हुए जर्मनी का पूर्ण सशस्त्रीकरण करना प्रारंभ कर दिया। उसने स्थल, जल और वायु तीनों सेनाओं का निर्माण करना प्रारंभ किया और उनका सशस्त्रीकरण करना प्रारंभ कर दिया और जर्मन सेना को विश्व की सर्वश्रेष्ठ बनाने का निर्णय लेना प्रारंभ कर दिया। जब इस प्रकार का निर्णय लेकर जर्मनी के लिए सेना का विस्तार करना प्रारंभ किया, तो विश्व के अन्य राष्ट्रों को सोचने के लिए बाध्य होना पड़ा कि उन्हें भी अपनी सुरक्षा के लिए अब कदम उठाने पड़ेंगे, नहीं तो
हिटलर विश्व में तबाही मचा सकता है, तो इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के लिए हिटलर की जर्मनी के पूर्ण सशस्त्रीकरण की नीति भी जिम्मेदार थी। अगला, धुरी राष्ट्र का निर्माण। द्वितीय विश्व युद्ध में आप देखेंगे कि उसके पूर्व ही पूरा विश्व दो भागों में बंटने लगा था। वह तब बंटने लगा था जब जर्मनी ने धुरी राष्ट्रों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। अर्थात आप देखेंगे इटली और जापान से हाथ मिलाना प्रारंभ कर दिया और प्रथम विश्व युद्ध में जो विजित राष्ट्र थे उनसे अपनी पराजय का बदला लेने का निर्णय लेना प्रारंभ कर दिया। जब इस प्रकार का निर्णय लिया गया तो ऐसी स्थिति में मित्र राष्ट्र सचेत हो गए और वह भी द्वितीय विश्व युद्ध के लिए अपनी तैयारी करना प्रारंभ करने लगे, जो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी। अंतिम है पोलैंड पर आक्रमण। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे हिटलर ने ही इस युद्ध का श्री गणेश किया 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण के साथ। जैसे ही पोलैंड पर आक्रमण किया, पोलैंड की ओर से मित्र राष्ट्रों ने भी जर्मनी पर धावा बोलने का निर्णय लिया और इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। तो ये सारे कारण थे जिसके कारण हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध का जन्मदाता माना जाता है। अब बात आती है द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय और हिटलर की मृत्यु। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हिटलर ने जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। आप देखेंगे हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत पोलैंड पर आक्रमण के साथ की, किंतु आप देखेंगे हिटलर को आरंभ में तो सफलता प्राप्त हुई, धुरी राष्ट्रों को आरंभ में सफलता प्राप्त हुई, पर बाद में जब मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में अमेरिका सम्मिलित हो गया तो युद्ध का पासा पूरा पलट गया, शक्ति संतुलन बिगड़ गया और जर्मनी की पराजय होना प्रारंभ हो गई, धुरी राष्ट्रों की पराजय होना प्रारंभ हो गई, जिसके कारण जर्मनी को अपार जनधन की हानि हुई। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी के लाखों सैनिक मारे गए, साथ ही करोड़ों अरबों रुपए की उसकी संपत्ति नष्ट हुई, जो जर्मनी के लिए बहुत ज़्यादा विनाशकारी थी। दूसरा, आप देखेंगे जर्मनी की पराजय के बाद जर्मनी फिर से शक्तिशाली न हो जाए, इसलिए जर्मनी का विभाजन कर दिया गया और जर्मनी को दो भागों में बांट दिया गया, किंतु बाद में 1990-91 में इसका पुनः एकीकरण हुआ। तो इस प्रकार जर्मनी की पराजय का परिणाम जर्मनी के विभाजन के रूप में देखने को मिला। साथ ही आप देखेंगे जर्मनी की पराजय के कारण जो जर्मनी विश्व की महाशक्ति बनना चाहता था, उसका विश्व की महाशक्ति बनने का स्वप्न समाप्त हो गया। हिटलर की मृत्यु। आप देखेंगे कि जैसे ही हिटलर को यह पता चला कि रूस की सेनाएं बर्लिन तक आ गई है, तो ऐसी स्थिति में बंकर के अंदर ही हिटलर ने स्वयं को गोली मार ली और इस प्रकार उसने आत्महत्या कर जर्मनी की हार को सुनिश्चित कर दिया और इस प्रकार जर्मनी पूर्ण रूप से पराजित हो गया।